Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our second part of chapter Xanthoma and Dyslipidemias, chapter 62.6 from Rook's 9th edition. I hope you all are able to hear my voice. So let's start from primary dyslipidemias, hypercholesterolemia. कल हमने पार्ट ए पढ़ा था, उसमें हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़े थे. आज हम जो है थोड़ा सा मेटाबॉलिक प्रोफाइल देखेंगे कि डिस्लिपिडीमियास होते कैसे हैं, किस तरीके से ये इनिशिएट करते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम familial hypercholesterolemia. Familial hypercholesterolemia is defined as an autosomal codominant condition characterized by the following. This has codominance inheritance, okay? So there will be a high total and LDL cholesterol level, slightly low HDL level cholesterol and normal triglyceride concentrations. इसमें क्या होगा, टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल रेज्ड होगा और साथ में जो एचडीएल का लेवल है वो स्लाइटली लो होगा. यानी द गुड फैट विल बी स्लाइटली लो, whereas the bad fat which is LDL, this will be high, whereas there will be normal concentration of triglycerides. आगे हम एक टेबल भी देखेंगे, उसमें ये सारी चीजें बताई हैं. Frequent tendon xanthomas, especially of the Achilles tendon, premature onset of cardiovascular disease. अब इसमें क्या होगा, फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया कल जो हमने टेंडन ज़ैंथोमा पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि टेंडन ज़ैंथोमा इज ड्यू टू वन ऑफ द कॉज ऑफ टेंडन ज़ैंथोमा इज फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया. कौन सा कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज्ड होता है टेंडन ज़ैंथोमा में? एलडीएल का लेवल रेज्ड होगा. तो इसमें हमारे पास फर्दर जो है होमोजाइगोट्स और हेटेरोजाइगोट्स हैं. होमोजाइगोट्स में क्या होंगे कि आपके पास दोनों एलील्स जो होंगे ना वो डिफेक्टिव जीन के होंगे, वाइल हेटेरोजाइगोट्स में जो जीन लोकस होगा उस पे सिर्फ एक एलील जो होगा वो डिफेक्टिव होगा. लेकिन इसकी कंसंट्रेशन जो है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हमारे पास 10 लाख पॉपुलेशन में जो है ना सिर्फ एक बंदे को होमोजाइगोट्स जो है फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है, जबकि जो हेटेरोजाइगोट्स है वो 1 in 500 है. एंड दीज हेटेरोजाइगोट्स आर कॉमन इन द पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीकन्स एंड लेबनीज. फर्दरमोर पैथोफिजियोलॉजी पे जब हम आ जाए, पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी? द फेमिलियल क्लस्टरिंग ऑफ द थ्री फीचर्स लिस्टेड अबव, यानी कि हाई टोटल एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसमें टेंडन ज़ैंथोमास भी होंगे और प्रीमेच्योर सीवीडी भी होगा, हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड सिंस एटलीस्ट एज लेट एज 19th century. फिर इसमें ये बताया गया कि इन द 1950s द डेवलपमेंट ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर क्वांटिफाइंग lipoproteins revealed that the biochemical hallmark of familial hypercholesterolemia is an accumulation of LDL. ये सबसे important point है कि इसमें जो है ना familial hypercholesterolemia में आपको वो मिलेगी accumulation of HDL levels है वो रेस मिलेंगे. ठीक है. The majority of patients with familial hypercholesterolemia have mutations in their LDL receptor associated with a variable degree of loss of function. अब मैं एक डायग्राम शेयर करूंगी, उसमें जो है अच्छा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, आई होप एवरीवन कैन सी दिस डायग्राम. इसमें सबसे पहले देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, लिपिड्स आए हैं, किसी ने जो है ना कोई फैट इनटेक लिया हुआ है, ठीक है, उसमें फिर आपका जो फैट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? जो आपके फैट्स है ना दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स. ठीक है, एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स होंगी. ये जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये लिम्फेटिक्स में हमारे एब्जॉर्प्शन इसकी होती है क्योंकि ये फैट है, इसमें फैट है. अच्छा, लिम्फेटिक की एब्जॉर्प्शन जो है वो काइलोमाइक्रोन के थ्रू होती है. अब जो है ना ये काइलोमाइक्रोन बन गया है, ये लिम्फेटिक्स में एब्जॉर्ब हो गया है, फिर ये जो है ना इसकी जब सर्कुलेशन होगी
सो व्हाट विल हैपन कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मेंशन हुआ है एलपीएल एंजाइम। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करेगा, इस काइलोमाइक्रॉन को जो है ना ब्रेक डाउन करेगा, उससे जो है ना रिलीज करेगा फ्री फैटी एसिड्स को। फ्री फैटी एसिड्स जाके डिपॉजिट हो जाएंगे मसल और एडिपोज टिश्यू में। जब ये यहाँ पे इसकी डिपोजिशन हो जाएगी तो आखिर में क्या रह जाएगा, जो काइलोमाइक्रॉन से अभी बन गया है, इट इज कॉल्ड नाउ काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट। ठीक है, रेमिनेंट है इससे। क्यों रेमिनेंट इसको कहा जा रहा है, बिकॉज इससे जो है ना फ्री फैटी एसिड्स लिबरेट हुए हैं, उसकी डिपोजिशन हो चुकी है, लेकिन बाकी चीजें जो डाइट में एब्जॉर्ब हो चुकी है वो अभी भी इसमें मौजूद है। ठीक है, ये फिर यहाँ से क्या करेगा, इसके पास एक कैरियर प्रोटीन आएगा। ये कैरियर प्रोटीन को आप याद रखें, क्योंकि इसमें फर्दर जो है फिर जितने भी हमारे पास ड्रग्स हैं या जितनी म्यूटेशंस है वो इस वजह से भी हो सकती है। तो इनकी म्यूटेशंस की वजह से भी जो है ना फैटी एसिड के या लिपिड के मेटाबॉलिज्म में जो है डिस्टर्बेंस आएंगी। जब ये इसको कौन कैरी करेगा, एपो कैरी करेगा काइलोमाइक्रॉन के रेमिनेंट को। ये काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जाएगा लिवर के पास। लिवर में जो है ना यहाँ पे इसका एक रिसेप्टर है। अभी जो हम फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में हम इस रिसेप्टर की बात करेंगे और इसकी म्यूटेशंस की बात करेंगे। इसमें 5 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होती हैं। या तो रिसेप्टर के डोमेन पे जहाँ पे ये जो बाइंडिंग साइट है यहाँ पे म्यूटेशन होती है, या फर्दर बाकी जो है ना रिसेप्टर की बाकी उस पे स्ट्रक्चर पे म्यूटेशंस होती हैं। तो जैसे काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट यहाँ पे जाएगा, फिर ये क्या करेगा, जो फर्दर मोर इसके अंदर जो फैटी एसिड्स होंगे वो उसमें लिवर में डिपॉजिट हो जाएंगे। फिर वो लिवर की अपने फेट है कि वो उसे ग्लूकोज बनाएगा या इसी फैटी एसिड से वो एनर्जी सिंथेसाइज करेगा, तो ये सब कुछ होगा। और जो बाकी कोलेस्ट्रॉल है वो कोलेस्ट्रॉल को भी लिवर में डिपॉजिट करेगा। इसी वजह से अगर डाइट हाई इन फैट होगा तो उसकी जो वो है कंडीशन है, तो कुछ पेशेंट्स में जो है ना फैटी लिवर होगा ड्यू टू डाइट हाई इन फैट। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक ही याद रखिए इसको। Now, coming towards the topic back, the majority of patients with familial hypercholesterolemia have mutations in their LDL receptor. अब ये वो LDL receptor है जो लिवर के ऊपर लगा हुआ है, एंड इस लिवर ने काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट को जो है ना एब्जॉर्ब करके या अटैच करके जो है ना अंदर जो है ना इसको लेना है। विद वेरिएबल डिग्री ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, यानी कि LDL रिसेप्टर होगा ही नहीं लिवर के ऊपर। As a result, there is both defective clearance of very low LDL from the circulation with consequent increased conversion to LDL. फिर दूसरी बात याद रखें कि जब लिवर ने LDL को ले लिया है, LDL रिसेप्टर लिवर के ऊपर है, उसने जब काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट को एब्जॉर्ब कर लिया है, लिवर खुद क्या प्रोड्यूस करता है, लिवर जो है ना वो हमें VLDL देगा। यानी वो VLDL इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड इट इज रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, from the circulation with consequent increased conversion to LDL and impaired clearance of LDL resulting in significant elevation of LDL cholesterol। तो जब VLDL नहीं होगा, उसका रिसेप्टर नहीं होगा, लिवर क्या करेगा, वो VLDL की जो है ना वो क्लियरेंस नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट LDL के लेवल्स जो है वो सर्कुलेशन में रेज हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, व्हेन समथिंग इज नॉट गेटिंग अटैच्ड टू द लिवर and it is not getting inside the liver, so the levels of the LDL will be raised, and we know from our background knowledge that LDL is a bad fat। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये इसकी पैथोजेनेसिस है। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि लिवर किस तरीके से VLDL को प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ लाइपोप्रोटीन। ठीक है, लाइपोप्रोटीन में जो है ना ये आपका पास एक जो है ना काइलोमाइक्रॉन है। काइलोमाइक्रॉन के अंदर जो है ना ट्राइग्लिसराइड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर जो है ये वाले जो येलो वाले हैं ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, येलो यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल के जो वो है दिखाया गया है वो येलो कलर से दिखाया है। एंड ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से जो है उसने इसको वो किया हुआ है, एनगल्फ किया हुआ है। और यहाँ पे इधर जो है ना एपोप्रोटीन होंगी, ये एपोलाइपोप्रोटीन है। ये हमारे पास दो किस्म के हैं, एक जो है हमारे पास एपो C2 है,
एपो ई ई है और एपो 100 है, ठीक है। एंड यहाँ पे फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये नजर आ रहे हैं। ये इसके काइलोमाइक्रॉन के वो है कि कितने प्रोपोर्शन है इसमें। काइलोमाइक्रॉन में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ट्राइग्लिसराइड्स के हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजें जो है ना वो 2% है। ये डायग्राम तो मैंने भी एक्सप्लेन कर दी है। और एक ये वाले डायग्राम अभी देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना इसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया है डाइटरी फैट्स को इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन। काइलोमाइक्रॉन आ गए हैं कैपिलरी एंडोथेलियम में। कैपिलरी एंडोथेलियम में एलपीएल एंजाइम है, यानी लाइपोप्रोटीन वो है, लाइपेज है। एक ही चीज याद रखिए कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ना, एक्सरसाइज की वजह से ये एंजाइम की सिंथेसिस जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई एक्सरसाइज इज गुड फॉर रिडक्शन ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है और बॉडी के लिए अच्छा है। यहाँ पे ये सीआर है, यानी काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट है। क्यों सीआर है? क्योंकि यहाँ से इससे जो है ना फ्री फैटी एसिड्स हमने निकाल दिए हैं। एंड अभी हमने पढ़ा कि जो काइलोमाइक्रॉन है उसमें जो है ना 98% जो है आपके पास फ्री फैटी एसिड्स है। वो फ्री फैटी एसिड्स आके डिपॉजिट हुए हैं एडिपोज टिश्यू में, बोन में और मसल्स में, ठीक है। अब ये सीआर जो है ना काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जाएगा अपने इसके पास जो है ना एपो ई रिसेप्टर इसके ऊपर लगा हुआ है। ये जो काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये काइलोमाइक्रॉन जब लिवर में एंटर होगा तो लिवर में ये फर्दर अपने और फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करेगा, जो कि लिवर में डिपॉजिट हो जाएगा। अब जो ये रिसेप्टर है जिसकी हम बात फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया में कर रहे हैं, यहाँ पे इस रिसेप्टर की म्यूटेशन हो जाएगी, क्योंकि इस रिसेप्टर ने क्या करना है, एलडीएल को लेना है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई सेड के वाज कि जो वीएलडीएल है ना ये लिवर इसको प्रोड्यूस करेगा। इस चीज को याद रखिए कि वीएलडीएल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। तो व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द लिवर देन इट एंटर्स बैक इनटू द सर्कुलेशन। जब ये सर्कुलेशन में जाएगा वीएलडीएल से और फ्री फैटी एसिड्स निकाले जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। फर्दर मोर एलपीएल फिर इस पे एक्ट करेगा, फिर वो एलडीएल बनाएगा। तो द एंड प्रोडक्ट इन द सर्कुलेशन इज एलडीएल। अब जो ये वाला एलडीएल है ना इसको लिवर को एब्जॉर्ब करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ बैड फैट। जब तक लिवर इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी सर्कुलेशन में ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये प्लाक बनाएगा, फिर वो एथरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। प्लाक जो है ना वो फिर कोरोनरी वेसल्स को की ब्लॉकेज करेगा। सो दिस इज एलडीएल इज रिलीज फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड इट इज टेकन अप बाय द लिवर इन द फॉर्म ऑफ बाय द एलडीएल रिसेप्टर। एलडीएल रिसेप्टर जब लिवर दोबारा इसको ले लेगा अपने अंदर, तो ये फिर क्या करेगा, इसको जो है ना मेटाबोलाइज करके जो है ना इसको फिर बाइल सॉल्ट्स में जो है ना रिलीज कर देगा। सो दिस इज द एंटायर पैथोजेनेसिस रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इसकी म्यूटेशंस होती है। अब ये याद रखिए कि इसमें जो है ना जो रिसेप्टर है एलडीएल का जो रिसेप्टर था जो लिवर के ऊपर मौजूद था, उसकी म्यूटेशंस जो है ना उसकी 5 टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस है कि एक में जो है ना कि एक है रिसेप्टर नेगेटिव म्यूटेशन, एक है रिसेप्टर डिफेक्टिव म्यूटेशन। जो रिसेप्टर नेगेटिव म्यूटेशन है उसमें पूरा जो है ना एलडीएल के रिसेप्टर की एब्सेंस होती है, एलडीएल का रिसेप्टर होता ही नहीं है। जबकि एलडीएल जो डिफेक्टिव होता है उसमें सिर्फ ये है कि इसकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है ना वहां पे डिफेक्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन रिसेप्टर मौजूद होता है। बाकी ये बताया है कि टाइप 2 म्यूटेशंस में क्या होता है कि वी नो दैट कि जब कोई एंजाइम या प्रोटीन बनता है विद इन द सेल, वो न्यूक्लियस जो है उसको डिक्टेट करता है कि किस तरीके से आपने जो है ना प्रोटीन बनाना है। तो जब प्रोटीन बन जाता है वो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर हो जाता है एंड गोल्जी अपरेटस जो है वो फिर उसको सिक्रीट करता है। तो अगर इस लेवल पे आपका जो है ना म्यूटेशन हो तो भी जो है ना आपका एलडीएल जो है ना वो काम नहीं करेगा, एलडीएल जो रिसेप्टर है। म्यूटेशंस अफेक्ट रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ सर्कुलेटिंग एलडीएल। अब इसमें क्या है, जो रिसेप्टर जहाँ पे बाइंड करा होता है रिसेप्टर मौजूद होता है लेकिन जो बाइंडिंग है वो फॉल्टी है, तब भी जो है ना क्या करेगा, एलडीएल जो है ना वो सर्कुलेशन में ज्यादा होगा। टाइप 4 म्यूटेशंस प्रिवेंट क्लेरेटिन मीडिएटेड रिसेप्टर क्लस्टरिंग एंड इंटरनलाइजेशन। अब यहाँ पे बाइंडिंग हो गई है लेकिन रिसेप्टर और एलडीएल की इंटरनलाइजेशन नहीं हो रही है विद इन द हेपेटोसाइट्स। टाइप 5 म्यूटेशंस इंटरफेयर विद रिसेप्टर रिसाइकलिंग फ्रॉम द एंडोसोम्स। बाकी जो है ना वो अंदर इंटरनलाइजेशन की बातें। तो इसमें सिर्फ दो चीजें याद रखिए कि टाइप 1 म्यूटेशंस नेगेटिव भी हो सकती है, रिसेप्टर डिफेक्टिव भी हो सकती है। फिर फर्दर इसमें ये बताया है कि जो एपोलाइपो जो एलडीएल है, इट इस आप याद रखिए कि जो एलडीएल उसके साथ जो एपोप्रोटीन होता है वो बी 100 होता है। तो बी 100 की म्यूटेशन की वजह से भी जो है ना वो
सर्कुलेशन में वो इंक्रीज होगा, एलडीएल का जो लेवल है. Then it says in a small proportion of patients with familial hypercholesterolemia, around 2% the mutation affects not the LDL receptor but the receptor binding domain in the LDL. इसमें क्या है कि जो कैरियर इसको हेल्प कर रहा है ना, उसमें जो है ना वो आपको वो मिलेगा, म्यूटेशन मिलेगी ApoB100 की. This is not always due to a mutation in codon. This is almost always due to a mutation in codon 3500, resulting in a substitution of arginine for glutamine. इसमें जो है ना अमाइनो एसिड का एक सब्सटीट्यूशन का फॉल्ट आता है, सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्जिनिन फॉर ग्लूटामीन हो जाता है. Then such patients are phenotypically indistinguishable from those with LDL receptor mutations. एक है LDL receptor mutation, एक है ApoB की जो mutation है. तो कह रहे कि 2% of the population only present with the ApoB100 mutation. लेकिन इनमें जो है ना clinically कोई फर्क नजर नहीं आता है. In recent years, a new genetic locus has been found to account for some of the previously mutations negative cases. ठीक है. The gene code for proprotein convertase subtilicin kexin 9. ये क्या है? PCSK9. This is a serine protease. ठीक है, एक प्रोटीएज है, एक एंजाइम है, whose activity appears to decrease LDL receptor expression and LDL clearance. ये क्या करेगा? LDL receptor के expression को decrease करता है. As a result, LDL will be more in the circulation and so increased LDL cholesterol concentrations होंगी. तो 100 बातों की एक बात के ये है कि LDL receptor में जब म्यूटेशन आएगी, it will not be able to take up the bad cholesterol which is the LDL, and as a result LDL will be increased in the circulation. ठीक है. तो LDL जब सर्कुलेशन में इंक्रीज होगा, हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे? हमें मिलेंगे टेंडेन ज़ेनथोमास, और डिपेंड करता है कि पेशेंट हेटेरोजाइगोट है या होमोजाइगोट है. और इसमें ये भी होगा कि दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन चाइल्डहुड इन हिमोजाइगोट्स. हिमोजाइगोट्स जो है ना, उनमें टेंडेन ज़ेनथोमास चाइल्डहुड में ही प्रेजेंट करेंगे. तो अगर आपके पास इफ यू गेट अ किड हु हैज these tendons and thomas, तो आपका जो ध्यान है ना वो होमोजाइगोट्स की तरफ जाना चाहिए, एंड बिकम मोर कॉमन विद एज इन अनट्रीटेड हेटेरोजाइगोट्स. फिर इट सेज कि 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में जो है ना ये जो वो है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की इंसिडेंस है वो 2.5% 12.5% है, जबकि फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 29 the prevalence is 69.2%, whereas up to 40 years it becomes 90%. ये पूरा पैराग्राफ यही बता रहा है. Planar and tuberous xanthomas may occasionally be seen in familial homozygotes but not heterozygotes. तो क्योंकि familial hypercholesterolemia में जो है the level of LDL is so high that you can even get planar and tuberous xanthomas. Yesterday we studied कि planar xanthomas जो है वो rare है लेकिन widespread होते हैं. आपको neck area पे जो है ना fat के plaques मिलेंगे. Xanthelasmas are not commonly seen in FH. Xanthelasmas, yesterday as we studied, कि it is due to the biliary obstruction की वजह से जो है ना आपको ये मिलेगा. तो यहाँ पे तो biliary obstruction नहीं हो रही है. So you will not get xanthelasmas in familial hypercholesterolemia. Next comes in the differential diagnosis. इसमें ये है कि there is biochemical abnormality only, there is no clinical abnormality. Why? Because आपके body में जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि immunoglobulins are formed against the LDL receptor. यानी कि LDL receptor मौजूद हैं but immunoglobulins जो है ना वो LDL के receptor को bind नहीं होने देते हैं. As a result क्या होता है फिर जो है ना, this can produce hypercholesterolemia with total and LDL cholesterol levels similar to those seen in familial homozygotes. इसमें भी वही पिक्चर बायोकेमिकली वही पिक्चर होगी, लेकिन पेशेंट है ना वो आपको प्रेजेंट नहीं करेगा विद टेंडेन ज़ेनथोमास. तो इसको हम कहेंगे these patients are referred as pseudo familial hypercholesterolemia. सिर्फ इनके ब्लड लेवल्स में जो है ना आपको एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, आपको टेंडेन ज़ेनथोमास नहीं मिलेंगे. अच्छा, ये पिक्चर है. दिस पिक्चर अगेन शोज के जो होमोजाइगोट्स है और या हेटेरोजाइगोट्स है. आप पहले होमोजाइगोट्स का लेवल देखिए. इसमें हम क्या देख रहे हैं? टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो 17.5 प्लस माइनस 4 है. और जो एलडीएल का लेवल है आप देख सकते हैं कि इट इज स्ट्राइकिंगली हाई कंपेयर टू द नॉर्मल हमारे पास 2.8 है, लेकिन एलडीएल हमारे पास 16 आ रहे हैं. एचडीएल क्या है? लो है. तो आपको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में
टोटल कोलेस्ट्रॉल रेज्ड मिलेगा, साथ में एलडीएल का लेवल जो है वो आपको बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, और एचडीएल बिल्कुल नॉर्मल की तरह होता है। हिट्रोजाइगोट्स में भी जो है ना आपको क्या मिलेगा, एलडीएल जो है आपको रेज्ड मिलेगा, इस सॉरी टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको 7.73 मिल रहा है, एलडीएल भी आपको रेज्ड मिल रहा है, और एचडीएल का लेवल जो है वो नॉर्मल है एज कम्पेयर, जैसे ये नॉर्मल में हमारे पास 1.1 आ रहा है, इधर भी ये नॉर्मल है। फिर अगर आप हिट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स का देखें, हिट्रोजाइगोट का टोटल कोलेस्ट्रॉल 7 है, होमोजाइगोट का 17 है, यानी आप इसमें 10 ऐड करें तो आपको होमोजाइगोट वाली पिक्चर मिलेगी। इसी तरह टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका 6 है, उसमें आप 10 ऐड करें तो आपको 16 का जो है रेंज मिलेगा। तो इस रेंज में जो है ना आपको होमोजाइगोट्स में जो है ना एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ना इतने ज्यादा मिलेगा। फिर आ जाता है हमारे पास इसका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में इसको आपने याद रखना है, क्राइटेरिया जो है वो हमें दिया है साइमन ब्रूम रजिस्टर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोजिंग फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, कि किस तरीके से डायग्नोज करते हैं कि ये डेफिनेट फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है या पॉसिबल फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया है। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 6.7 होगा, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपका एलडीएल जो है ना आपका 4 से ज्यादा मिल रहा है बच्चों में अंडर द एज ऑफ 16, और टोटल कोलेस्ट्रॉल बड़ों में जो है ना आपको एडल्ट्स में 7.5 की रेंज है, तो जो है ना दिस इज डेफिनेट फॉर फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। प्लस आपको टेंडेंस ज़ैंथोमास इन पेशेंट्स और फर्स्ट और सेकंड डिग्री ऑफ रिलेटिव्स मिल रहे हैं, या तो आपको पेशेंट में जो है टेंडेंस ज़ैंथोमास मिले, या फिर फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में आपको मिले, और एफएच म्यूटेशन डिटेक्टेड। तो ये तीन चीजें हैं। एडल्ट्स के लिए 7.5 का लेवल है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, और एलडीएल का जो है वो 4.9 है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल बच्चों में जो है वो 6.7 है, और एलडीएल का लेवल जो है वो 4 है। पॉसिबल में फिर क्या है, पॉसिबल में भी जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 6.7 से ज्यादा होना चाहिए, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 4.0 से बच्चों में अंडर द एज ऑफ 16 ज्यादा होना चाहिए, और टोटल कोलेस्ट्रॉल 7.5 से ज्यादा होना चाहिए, या मतलब यही सारी जो है रेंज है जो हमने ऊपर पढ़ी। लेकिन प्लस माइनस क्या होना चाहिए कि प्लस फैमिली हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो। इधर वी वर टॉकिंग अबाउट टेंडेंस एंथोमास, बट उसको पॉसिबल में रखने के लिए देयर शुड बी अ हिस्ट्री ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन in candidates below 50 years of age in second degree relatives, or less than 50 years in first degree relatives। या फिर ये हो कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो 7.5 से ज्यादा हो। अगर सिर्फ फैमिली हिस्ट्री जो है ना कोलेस्ट्रॉल की 7.5 से ज्यादा आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो 7.5 से ग्रेटर होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल दिस, लेकिन फॉर पॉसिबल यहाँ पे आपके पास 7.5 का लेवल होना चाहिए इन फर्स्ट और सेकंड डिग्री रिलेटिव। ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। नाउ कमिंग टुवर्ड्स कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास जो है ना ये होता है कि सडन कार्डियक डेथ भी हो सकती है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीजेस किस वजह से होंगी, सुप्रा वैल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से। एंड फर्दर मोर इन दिस इट सेज के जो हिट्रोजाइगोट्स है इनकी लेस मार्क एलिवेशन होती है कोलेस्ट्रॉल में, जबकि होमोजाइगोट्स कोलेस्ट्रॉल की एलिवेशन ज्यादा होती है। बट 50% ऑफ अनट्रीटेड, यहाँ पे है, बट 50% ऑफ अनट्रीटेड मेल्स विल हैव सफर्ड अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो 50% कैंडिडेट्स जो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया की जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनमें एमआई हो चुका होगा, एंड 24% विल हैव डाइड बाय द एज ऑफ 50 इयर्स, सो दे विल नॉट लिव मोर देन 50 इयर्स। जबकि हिट्रोजाइगोट फीमेल्स हैव अ स्लाइटली डिलेड ऑनसेट ऑफ सीवीडी। जो हिट्रोजाइगोट्स फीमेल्स होंगी ना उनमें सीवीडी का रिस्क जो है ना वो डिलेड होगा कंपेयर्ड विद मेल्स, बट 58% विल हैव हैड अ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंड 15% हैव डाइड बाय द एज ऑफ 60। तो इसमें जो है फीमेल्स जो है वो 60 इयर्स की एज में इनकी डेथ होती है, और जो मेल्स होते हैं उनकी डेथ बाय एज ऑफ 50 इयर्स, यानी 10 इयर्स का एज गैप होगा। Familial hypercholesterolemia thus accounts for a significant proportion of premature CVD. So familial hypercholesterolemia से why are we scared of it? Because it causes premature CVD and of premature sudden cardiac death, and sudden cardiac death भी हो सकती है इस वजह से। There is a striking preponderance in familial hypercholesterolemia of coronary arterial disease.
अब ये बात स्ट्राइकिंग है कि इनमें जो है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ज्यादा होती है, लेकिन स्ट्रोक और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस की इंसिडेंस जो है वो कम होती है। कमिंग टूवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशंस, लिपिड कंसंट्रेशंस वो तो हमने पढ़ लिया, और फिर ये साइमन ब्रूम रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स का भी क्राइटेरिया पढ़ लिया। और फिर फर्दर मोर इसमें ये देखना ये है, मैनेजमेंट पे आते हैं। अब मैनेजमेंट में क्या है कि statins have now become, अब statins क्या करते हैं, statins जो है ना वो उसको रिड्यूस करते हैं, एलडीएल के लेवल को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें आपने एफएच में आपने statins प्रेस्क्राइब करने हैं। ठीक है, ये इस मैनेजमेंट में मैं दोबारा एंड में आऊंगी। एक दफा इसको पढ़ लेते हैं, प्राइमरी डिस्लिपिडीमियास कंबाइंड डिस्लिपिडीमियास की तरफ। इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि statins जो है वो इसको डिक्रीज करते हैं, एलडीएल के लेवल को। प्राइमरी डिस्लिपिडीमियास कंबाइंड डिस्लिपिडीमियास, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वैसे देर आर 5 टाइप्स ऑफ इट, हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया के 5 टाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन पहले हम 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 hyperlipoproteinemia is associated with combined dyslipidemia, Palmer and tuberous xanthomas and early onset CVD and peripheral vascular disease। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बना है जो मैं फिर ग्रुप में शेयर करूंगी। तो इसमें ये है कि पामर जेंथोमास होंगे और ट्यूबरस जेंथोमास होंगे, एंड ये टाइप 3 होगा। कल भी जब हम ये पढ़ रहे थे कि टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया में ये कि ट्यूब से आप याद रखिए कि ट्यूबरस जेंथोमास होंगे, ट्यूबरस जेंथोमा के एंड में ई आता है। सो द प्रोमिनेंट वर्ड हेयर इज 3 एंड ई। ई में 3 हॉरिजेंटल बार्स होते हैं, सो 3 हॉरिजेंटल बार्स फॉर टाइप 3। और इसमें एपो लाइपोप्रोटीन, जो एपो ई प्रोटीन होता है, इसकी म्यूटेशन से भी जो है ना ये होता है। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सोफाइटिक ग्रोथ है वो आपको उस पे मिलेगी ट्यूबरस जेंथोमास में। ठीक है, एक्सोफाइटिक ग्रोथ है जिसकी हाइट होती है उसको हम एक्सोफाइटिक ग्रोथ कहते हैं, किसी प्लाक की अगर हाइट हो। सो इसका दूसरा नाम जो है 3 सिनोनिम्स है, ब्रॉड बीटा डिजीज भी इसको कहते हैं, डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया भी कहते हैं, रेमिनेंट रिमूवल डिजीज भी कहते हैं। रेमिनेंट इसलिए कहते हैं कि काइलोमाइक्रोन से जब आप फैटी एसिड्स एक्सट्रैक्ट करते हो जो रह जाते हैं वो काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट रहता है, तो इसमें जो है ना काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट का लेवल ज्यादा होता है, इट्स दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेमिनेंट रिमूवल डिजीज। एंड इसकी प्रिवेलेंस जो है वो 10 in 10,000 है, यानी फिर भी कॉमन है एज कंपेयर टू फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। पैथोफिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। इसके पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि पेशेंट्स विद टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया हैव a characteristic lipoprotein electrophoretic pattern that is the gold standard diagnostic test. The gold standard diagnostic test for detecting these lipid metabolism abnormalities is lipoprotein electrophoretic pattern. There is an increase in the small VLDL। अब इसमें क्या होगा, VLDL का जो है वो इंक्रीज होते हैं। एक और निमोनिक शेयर करूंगी इसमें, जैसे कि हमने पढ़ा, हम तीसरा पढ़ रहे हैं ना, सो इसमें तीसरे में जो है ना वो आप ई याद रखोगे, और ई का मिरर इमेज जो है वो 3 है। तो इसमें लाइपोप्रोटीन 3 और ई जो है ना वो ये आपने याद रखना है। एंड देर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन VLDL एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड डिक्रीज इन LDL। अब इसमें क्या होगा, LDL की पैथोलॉजी नहीं है जैसे हमने फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में पढ़ा। देर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन VLDL ओनली। VLDL isolated from type 3 patients is uncharacteristically enriched with cholesterol esters and give rise to a broad beta migrating band rather than the usual pre-B band। अब इसमें क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोफोरोसिस करेंगे ना तो आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस पे ब्रॉड बीटा बैंड जो है वो मिलेगा, इसी वजह से इसका नाम था बीटा डिस्लिपिडीमिया। एंड दिस रिजल्ट्स फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ VLDL रेमिनेंट्स एंड काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स। इसमें क्या होगा, आपको काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट की एक्सेस मिलेगी और VLDL जो है ना वो ज्यादा होगा। VLDL, as I already said कि VLDL is produced by the liver, तो यहाँ पे क्या करेगा, लिवर VLDL को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा and produces a marked increase in plasma total cholesterol and ट्राइग्लिसराइड्स। और इसके अंदर भी जो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो एज ए रिजल्ट प्लाज्मा में टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो ज्यादा होगा।
दूसरी बात ये है कि इसमें एज आई सेड अर्लियर कि इसमें जो है ना एपो ई का जो है ना इसके साथ एसोसिएशन में है। एपो ई जो है ना वो काइलोमाइक्रॉन के साथ जो है ना उसको कैरी करेगा। तो इसमें जो है ना एपो ई के 3 आइसोफॉर्म्स है, E2 E3 E4। एंड ये इसके आइसोफॉर्म्स की जो म्यूटेशन है ना वो 2 लेवल्स पे हो सकती है। E2 में 112 के लेवल पे और 158 के लेवल पे दोनों पे सिस्टीन आपको मिलेगा। E3 के लेवल पे आपको सिस्टीन और आर्जिनिन दोनों मिलेगा। और E4 के लेवल पे आपको जो है ना रेजिड्यू 112 पे आर्जिनिन, दोनों पे जो है ना आपको आर्जिनिन मिलेगा। मतलब इस एक अमाइनो एसिड की वजह से जो है ना इसके आइसोफॉर्म्स के जो है ना अलग एपोई के अलग अलग आइसोफॉर्म्स होते हैं। तो इसमें अगर ये एपोई 3 की म्यूटेशन हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपको VLDA जो है ना वो प्लाज्मा में ज्यादा मिलेगा। The underlying defect is an abnormal ApoE, the apolipoprotein in remnant lipoprotein that mediates their binding to the LDL receptor and the LDL receptor related protein. ठीक है, अब there are 3 isoforms of it. ये क्या करते हैं, the apolipoprotein in remnant lipoprotein that mediates their binding to the LDL receptor. ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि काइलोमाइक्रॉन का जो रेमिनेंट था उसको बाइंड करते हैं कि एलडीएल के साथ वो बाइंड हो जाए। तो जब ये बाइंड नहीं होगा एज अ रिजल्ट क्या होगा, VLDL का लेवल लिवर की सिंथेसिस जो है उसको ज्यादा करेगा VLDL के लेवल को। अजान है, मैं ब्रेक लेती हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एपोई की अगर म्यूटेशन हो जाए ना तो काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट जो है ना वो इट विल नॉट बी टेकन अप बाय द लिवर, सो इट विल रिमेन ओवर हियर एंड एक्सेस ऑफ VLDL विल बी प्रोड्यूस्ड। ये टाइप 3 में ये होगा कि VLDL ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वो कन्वर्ट तो हो जाएगा फर्दर आईडीएल में, लेकिन आईडीएल से एलडीएल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो होल पिक्चर ये है कि काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट ज्यादा होगा, इसी वजह से हमने इसको रेमिनेंट रिमूवल डिजीज कहा कि ये एक्सेस में होगा। VLDL भी एक्सेस में होगा, आइडियल भी जो है ना वो ज्यादा होगा, लेकिन एलडीएल जो है ना वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आइडियल से एलडीएल में जो है ना वो कन्वर्जन नहीं होती है और साथ में जो है ना लिवर इस एलडीएल को एक्सेस में प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस बिहाइंड टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये है कि कुछ सिर्फ ये ही नहीं होता कि यहाँ पे जीन म्यूटेशन हो, सिर्फ वो इसलिए कि 10% जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं टाइप 3 हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया की तरफ। सो दिस ऑल्सो गोज ऑन टू शो दैट कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अकाउंट करते हैं हमें इस तरीके की जो है ना पिक्चर देते हैं, बायोकेमिकल पिक्चर। तो उनमें हमारे पास अल्कोहल का एक्सेस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, और साथ में जो है ना वो भी है डायबिटीज, अल्कोहल कंजम्पशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से भी ये हो सकता है। फर्दरमोर ज्यादा एज होने की वजह से भी हमें ये पिक्चर मिलेगी, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, पोस्ट मेनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से भी मिलेगी, कैन फर्दर इम्पेयर एपोई मीडिएटेड रिसेप्टर कैटाबॉलिज्म ऑफ लाइपोई प्रोटीन्स। तो इन सारी कंडीशंस में जो है ना आपको टाइप 3 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया मिलेगा। तो ये MCQ पॉइंट हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, अल्कोहल कंजम्पशन एंड इंक्रीजिंग एज along with hypothyroidism, पोस्ट मिनोपॉजल एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। तो इसी वजह से जो है ना पोस्ट मिनोपॉजल एज ग्रुप में भी जो है ना MI के या चांसेस इसलिए हो सकते हैं कि उसमें भी जो है ना एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये मिलेगा। Why? Because they further impair ApoE-mediated receptor catabolism of lipoproteins and result in the development of the disorder. ApoE के लेवल पे जो है ना मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्बेंस आता है कि जो VLDA जो है वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है और काइलोमाइक्रॉन को लेता नहीं है लिवर, और काइलोमाइक्रॉन का रेमिनेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है बॉडी में। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, 3 से हमने कल देखा था। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्किन मैनिफेस्टेशंस आर पामर xanthomas, tuberous xanthomata may also be present. Patients with particularly high triglyceride concentrations may also develop lipemia retinalis. अब जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो ब्लड में ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, ये लाइपीमिया रेटिनालिस को ही जो है ना मैनिफेस्ट करेगा। और इसमें जो है ना एरेप्टिव xanthomas ओवर देयर वर्टेक्स, कल हमने पढ़ा था कि
हाई ट्राइग्लिसराइड के लेवल के ज्यादा होने की वजह से हमें दो चीजें मिलेंगी, एक एरेप्टिव xanthomas और एक लाइपीमिया रेटिनैलिस। इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो मैं फिर ग्रुप में शेयर करूंगी। आई कैन नॉट शेयर इट हियर। एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड कोमॉर्बिडिटीज जो है वो टाइप 3 में जो होंगे उसमें आप एक तो सीवियस का रिस्क होगा और पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज होंगी, और इसमें जो है ना 50% को जो है ना प्री मेच्योर सीवीडी भी हो जाता है। 50% में जो है ना प्री मेच्योर सीवीडी होता है। और ये दीज पेशेंट्स विद टाइप 3 हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया कैन आल्सो प्रेजेंट विद गाउट। एंड जो फैट की इतनी एक्सेस डिपोजिशन की वजह से क्या होगा कि आपको फोम सेल्स जो है ना वो आपको रीनल टिश्यू में भी मिलेंगे, ग्लोमेरुलाई में मिलेंगे। सो दीज पेशेंट्स कैन आल्सो हैव concomitant नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या ग्लोमेरुलोपैथी। सो दो कॉम्प्लिकेशन है जो इसमें एडिशनल है, एक गाउट का है और एक जो है नेफ्रोपैथी है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे? द मैनेजमेंट इंक्लूड्स कि आप पेशेंट का कॉन्कोमिटेंट देखें कि डायबिटीज मेलाइटिस तो साथ में नहीं है, हाइपोथायराइडिज्म है या ओबेसिटी तो नहीं है, पेशेंट का वेट आपने देखना है। ठीक है। और डाइटरी एडवाइस आपने करना है, बिकॉज हमारे पास काइलोमाइक्रॉन का रेमिनेंट का एक्सेस है। जिधर काइलोमाइक्रॉन ज्यादा होंगे उधर फिर आपने डाइट का एडवाइस करना है कि आपने डाइट को जो है ना फैटी इंटेक कम करना है। और एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज में पहले ही मैंने आपको बताया कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज का जो लेवल है ना वो एक्सरसाइज की वजह से ज्यादा होगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि क्योंकि इसमें वीएलडीएल ज्यादा होगा, वीएलडीएल कन्वर्ट होता है आईडीएल में यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन में, फिर वो फर्दर कन्वर्ट होगा एलडीएल में। तो एलडीएल में कन्वर्ट करने के लिए जो है ना आपको लाइपोप्रोटीन लाइपेज चाहिए। हाँ, इससे ये मतलब नहीं है कि हमें एलडीएल चाहिए। एलडीएल जब हमें मिलेगा तो लिवर उसकी अपटेक कर लेगा और वो फिर फर्दर उसको मेटाबोलाइज कर देगा। Such measures are often successful in improving the lipid profile on their own. In their absence, drug therapy is usually less effective. अगर हम डाइट को और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सिर्फ अगर हम ड्रग थेरेपी देंगे तो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता है। सो अगेन इस पूरी चीज को पढ़ने का मकसद ये है कि इसमें हमने तीन चीजें जो है ना मैनेजमेंट में रखनी है, डाइट, एक्सरसाइज एंड लिपिड प्रोफाइल लोअरिंग एजेंट्स। Normally, both statins and fibrates work well, both in improving the lipid profile and in causing a regression of the Palmer and tuberous xanthomas. तो यहाँ पे statins और fibrates आपने दोनों देने हैं ताकि आप पामर और tuberous xanthomas को रिड्यूस करें। ओकेजनली कंबाइंड स्टैटिन एंड फाइब्रेट थेरेपी में भी रिक्वायर्ड। तो इसमें आपने क्या करना है, स्टैटिन और फाइब्रेट्स देने हैं। यानी फाइब्रेट्स आपने क्यों देने हैं? फाइब्रेट्स हेल्प करते हैं फैट्स को बाइल में एक्सक्रीशन के लिए। तो जब ताकि वो जो है ना लिवर से जो वीएलडीएल है वो उसको बाइल के थ्रू जो है ना उसको एक्सक्रीट करें, तो वीएलडीएल की जो है क्लियरेंस हो जाएगी। सो यू हैव टू इम्प्रूव द क्लियरेंस हियर एज वेल। प्राइमरी डिसलिपिडीमिया, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, टाइप 1 हाइपर, अभी टाइप 1 पे आ जाते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि जितने भी हमने कंडीशंस बाकी पढ़े वो है ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट फॉर टाइप 2। टाइप 2 में आप दो दो मीन्स दूसरा, तो आप दूसरे से याद रखें। यहाँ पे एक और निमोनिक में शेयर करती हूँ इसको याद करने के लिए। चलिए एंड में वो करते हैं। तो टाइप 1 में क्या होगा, 2 से आप याद रखिए कि उसमें डी है, तो डी फॉर दूसरा, डी फॉर टू, डी फॉर एडी, यानी एडी वो होती है ऑटोसोमल डोमिनेंस। इनहेरिटेंस सिर्फ टाइप 2 की होती, बाकी सब एआर होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। Type 1 hyperlipoproteinemia is an autosomal recessive condition in which there is an accumulation of chylomicrons alone due to a deficiency of lipoprotein lipase। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ काइलोमाइक्रोन की जो है ना एक्यूमुलेशन होगी क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज नहीं है, यानी कि डिफेक्ट आ रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे आप देखें कि इधर जो है ना काइलोमाइक्रोन, ये जो लाइपो एलपीएल एंजाइम जो है ना ये टाइप 1 में इसकी एब्सेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा जब इसकी एब्सेंस है, यहाँ इस लेवल पे कैपिलरी एंडोथेलियम में काइलोमाइक्रोन जो है वो सीआर में कन्वर्ट नहीं हो रहे, यानी रेमिनेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ब्लड से जो है लिपिड्स एक्सक्रीट नहीं हो पा रहे हैं
to be deposited in adipose tissue and muscle tissue. ये LPL जो है ना इस एंजाइम की डेफिशिएंसी टाइप 1 में होती है। तो जब ये इसकी डेफिशिएंसी होगी काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। एज ए रिजल्ट हमें किसका एक्सेस मिलेगा? काइलोमाइक्रोन का। तो जब काइलोमाइक्रोन का एक्सेस मिलेगा, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, तो इसमें आपने फिर क्या करना है? आपने डाइटरी काउंसलिंग ज्यादा करनी है। ये डाइट से बेहतर होंगे कि आपने फैटी डाइट नहीं लेनी है। एंड दिस कंडीशन इज एक्सट्रीमली रेयर विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ परहैप्स 1 पर मिलियन। ये आपको 1 पर मिलियन में जो है ना इसकी जो है ना प्रिवेलेंस है, बहुत रेयर है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? There is deficiency of LPL enzyme. It results from a deficiency of LPL enzyme and as such shows an autosomal recessive pattern of inheritance. Or although there is accumulating evidence that some heterozygotes for LPL deficiency may show a milder degree of hypertriglyceridemia. तो इसमें फिर क्या होगा? आपको जो है ना जो heterozygotes होते हैं वो आपको mild degree of hypertriglyceridemia शो करेंगे. An increasing number of mutations in the LPL gene have been described. Some cases result from ApoC2 deficiency. और ApoC2 की डेफिशिएंसी के एसोसिएशन है वो किसके साथ है? वो LPL के साथ है। ये LPL एंजाइम के साथ जो है ना ये हेल्प करता है। An essential factor for LPL activation. ApoC2 helps in activation of LPL. This discovery followed from the observation that hyperchylomicronemia was alleviated in some patients following plasma infusions. एक और डिस्कवरी जो हुई, एक्सीडेंटल डिस्कवरी, उसमें ये था कि अगर प्लाज्मा इन्फ्यूजन्स किसी पेशेंट को दिए जाए तो उसमें क्या होता है कि जो हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया है ना वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से इसके मैनेजमेंट में भी यही है कि इन पेशेंट्स की अगर आप वो करें, ट्रांसफ्यूजन करें, तो आप इस लेवल को कम कर सकते हैं। It remains unclear why LPL deficiency can cause an isolated accumulation of chylomicrons given the role of the enzyme in the VDL catabolism. तो just remember this केस में जो है accumulation of chylomicrons होता है। However, with increasing age, there is a progressive shift towards type 5 hyperlipoproteinemic pattern. तो इनमें जब इनकी एज ज्यादा होती है तो ये टाइप 5 में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा टाइप 1 का? द कैरेक्टरिस्टिक स्किन फाइंडिंग्स इन पेशेंट्स विद टाइप 1 हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया इज एरेप्टिव xanthomas. जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा होगा उनमें जो है ना एरेप्टिव xanthomas होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज काइलोमाइक्रोन ज्यादा होगा और काइलोमाइक्रोन या ApoC2 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना आपको एरेप्टिव xanthomas मिलते हैं। ये कल हमने पढ़े थे, तो आई विल नॉट गो इनटू फर्दर डिटेल ऑफ इट। एंड बाकी कॉम्प्लिकेशंस में आपको क्या मिलेंगे कि हमने इस पूरे इसका जो समरी था ये निकाला कि ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज्यादा होते हैं और हमें ये भी पता है कि जब ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से एक्यूट पेनक्रेटाइटिस होगा। और whilst hypertriglyceridemia may be consequence of acute pancreatitis, there is clear evidence it may also be a cause. It can cause acute pancreatitis as well as it may be a cause of acute pancreatitis, perhaps accounting for up to 10% of cases. The risk increases with increasing triglycerides with a threshold around fasting triglyceride level of 10. अब 10 के लेवल पे सिर्फ रिस्क इंक्रीज होता है, राइजिंग मार्केटली बियॉन्ड 20 mmol पर लीटर। ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर 10 या 20 पे हो तो आपके पास रिस्क होता है acute pancreatitis का। Other factors must play a part as some patients seem remarkably immune from attacks despite grossly elevated. कुछ पेशेंट जो थे वो इम्यून होते हैं अगर इनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी ज्यादा होता है, so they do not get into consequence of acute pancreatitis. The mortality is further increased because the serum amylase, so often used as sole diagnostic test for acute pancreatitis, may not be elevated. अब हम ये भी देखते हैं कि हम जब acute pancreatitis होता है तो हम serum amylase के लेवल को भी देखते हैं। So the mortality is further increased because the serum amylase, so often used as a sole diagnostic test for acute pancreatitis, may not be elevated. तो ये कुछ conditions में हमें ये elevated नहीं मिल सकता serum amylase level. Clearance of chylomicrons from the circulation by cells of the reticuloendothelial system. अब जो chylomicrons होते हैं ना उनको कौन क्लियर करता है? जब ये एक्सेस में होते हैं reticuloendothelial system. तो as a result इन पेशेंट्स में हमें hepatosplenomegaly भी मिल सकती है with splenic infarcts in some cases. Now how to manage such patients who has hyper chylomicronemia?
Investigations में familial LPL deficiency causes extremely elevated levels of serum triglycerides. We know this often greater than 20 millimole. तो ये 20 millimole से ज़्यादा हो सकते हैं. Total cholesterol levels are often substantially elevated as well, reflecting the extreme concentrations of chylomicron. Total cholesterol level भी increase हो सकते हैं. अब काइलोमाइक्रोन का हमने पहले पढ़ा था कि काइलोमाइक्रोन में 98% जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, which contain some cholesterol and cholesterol esters as well as their predominant triglycerides. ब्लड सीरम और प्लाज्मा फ्रॉम सच पेशेंट्स विल अपीयर मिल्की. इनका जो सीरम होगा वो मिल्की होगा. और चाइल्डहुड हाइपरकाइलोमाइक्रोनीमिया विल बी प्रेजेंट फ्रॉम चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स इन होमोजाइगस. जिनमें होमोजाइगस डेफिशिएंसी होगी एंजाइम की, उनमें चाइल्डहुड में ही काइलोमाइक्रोनीमिया होगा. मैनेजमेंट क्या है कि आप डाइटरी फैट को रिस्ट्रिक्ट करो टू 20 to 25 ग्राम पर डे. Furthermore, increase the production or decrease the clearance of the triglyceride-rich lipoproteins. या आपके उसको क्लियरेंस को इंक्रीज कर दो या प्रोडक्शन को कम कर दो. एंड दिस अकर्स इफ यू हैव अ गुड कंट्रोल ऑन डायबिटीज. वेट को रिड्यूस करें, अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन करें. अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन से भी जो है ना डाइट में काइलोमाइक्रोन का लेवल ज्यादा होगा. एंड बाकी फर्दर मोर जो वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को भी कम कर दे, उसके इंटेक को भी कम कर दे. अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है फाइब्रेट्स काम नहीं करेंगे फेमिलियर टाइप 1 हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में. क्यों? क्योंकि फाइब्रेट्स जो है वो उसको बाइल एक्सक्रीशन करवाते हैं. तो fibrates will not have an effect over here, लेकिन here it is known that कि nicotinic acid derivatives can be helpful. यहाँ पे nicotinic acid जो derivatives है वो help कर सकते हैं, यानी antioxidants जो है वो आपके LPL की deficiency अगर हो उसमें जो chylomicronemia होगा उसमें help करेंगे. Bile acid sequestrants are contraindicated as they may increase the triglyceride levels. आपने bile acid sequestrants इसमें नहीं देने हैं. Infusions of FFPs यानी fresh frozen plasma are beneficial with ApoC deficiency who present with acute pancreatitis. So यहाँ पे एक और हमें बात पता चली है कि अगर जिसको acute pancreatitis हो due to the ApoC2 deficiency, उसमें अगर आप FFPs infuse कर दें so you can get a good result. Antioxidants में nicotinic acid जो derivatives हैं has proved very effective in reducing the frequency of attacks of acute pancreatitis. This is good again for acute pancreatitis. इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स को कम करता है. With severe hypertriglyceridemia, all patients with severe hypertriglyceridemia should have access to specialist lipid clinics. और फिर हमने ये पढ़ा कि TGs यानी ट्राइग्लिसराइड का लेवल रेज होगा, उनमें एरेप्टिव ज़ेंथोमास होंगे. तो एरेप्टिव ज़ेंथोमास विल ओनली रिस्पॉन्ड टू लोअरिंग ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स although they tend to last a few days longer than the lipid abnormality. अब इसमें बायोकेमिकल abnormality पहले करेक्ट हो जाती है और जो क्लिनिकली एरेप्टिव ज़ेंथोमास होते हैं वो थोड़ी देर से करेक्ट होती है, लेकिन करेक्ट हो जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 1. फिर आते हैं टाइप 5 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया की तरफ. इसमें ये है कि टाइप 5 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ VLDL एज वेल एज काइलोमाइक्रोन. इसमें जो टाइप 1 भी है और VLDL की एक्यूमुलेशन हमने पढ़ा था कि टाइप 3 में ज्यादा होती है. तो 1 और 3 की कंबाइंड पिक्चर से जो है ना आपका टाइप 5 बनेगा. यहाँ पे डायग्राम पे एक दफा फिर क्लियर कर देती हूँ कि 1 और 5 का जो है वो कंबाइन करके 1 और 3 कंबाइन करके आपको ये वाली पिक्चर मिलेगी. टाइप 5 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया अफेक्ट्स 1 in every 5 to 10,000. Although it can result from LPL deficiency, LPL की deficiency की वजह से क्या रेज होगा, काइलोमाइक्रोन, just as in type 1. और patients with type 5 hyperlipoproteinemia may have relatives with hypertriglyceridemia. इनके रिलेटिव्स के साथ क्या होगा, इनमें भी जो है ना हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया होगा. दो many of these will have a type 4 lipoprotein pattern. This has led to the hypothesis that most type 5 patients have a reasonably marked effect in the catabolism of TRLs combined with some additional factor that either further decrease catabolism or additionally increase the production of TRL. TRL stand for मैं भूल गई. Such factors like obesity, poor diabetic control, alcohol consumption जैसे type 1 में था, pregnancy, drugs like OCPs, highly active antiretroviral therapy. कल हमने इसका antiretroviral therapy का भी पढ़ा था कि कुछ interactions इसके होते हैं
लिपिड मेटाबॉलिज्म से। बीटा ब्लॉकर्स भी है, थायराइड ड्यूरेटिक्स बीइंग द मेन ऑफेंडर्स, हाइपोथायराइडिज्म, लाइपोडिस्ट्रोफी एंड रीनल फेलियर। ये सारे फैक्टर्स जो है ना ये कंट्रीब्यूट करते हैं लिपिड के डिसमेटाबॉलिज्म में। प्रेगनेंसी ड्रग्स में आपके पास आ जाते हैं ओटीपी, हार्ट ब्लॉकर्स एंड थायराइड डायूरेटिक्स। क्लिनिकल फीचर्स में एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। एरप्टिव ज़ेंथोमास क्यों आएंगे? वही काइलोमाइक्रोन की वजह से, यानी टाइप 1 डिस्लिपिडीमिया की वजह से। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, काइलोमाइक्रोन को कौन क्लियर करता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो इसमें भी आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मिलेगी। लाइकेमिया रेटिनैलिस ट्राइग्लिसराइड्स के एक्सेस की वजह से आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काइलोमाइक्रोन ज्यादा है तो ट्राइग्लिसराइड्स भी ज्यादा होंगे, तो आपको लाइकेमिया रेटिनैलिस में मिलेगा। And all other clinical features of type 1 hyperlipoproteinemia may be present. Additionally, hyperuricemia, glucose intolerance and hepatic steatosis are also often seen. इसमें additional features वही gout के, glucose intolerance के and hepatic steatosis के होंगे। And क्योंकि this is type 4 तो इसमें accumulation VLDL की भी है। और investigations patient samples will demonstrate some milkiness, वही आपको sample milky वाला मिलेगा। और इसमें आपको मिल्की भी मिलेगा थोड़ा सा, एक कंसंट्रेशन ओपेक का भी मिलेगा। जो मिल्की होगा वो काइलोमाइक्रोनीमिया को शो करेगा और जो ओपेक होगा वो वीएलडीएल की प्रेजेंस को शो करेगा। लिपिड लेवल्स इन टाइप 5 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया में बी एज मार्केटली एलिवेटेड एज इन टाइप 1। ठीक है, तो दोनों फीचर्स होंगे उसके, टाइप 1 और टाइप उसके 3 के। The treatment of type 5 hyperlipoproteinemia is exactly as for type 1। उसी तरह से, और दो फाइब्रेट्स आर जनरली फार मोर इफेक्टिव, लेकिन इसमें टाइप 1 में आप फाइब्रेट्स नहीं दे सकते हो, जबकि टाइप 5 में आप फाइब्रेट्स दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे वीएलडीएल की भी जो है ना वो होती है, जहाँ पे वीएलडीएल आपको नजर आ जाए ना, वहां पे आप जो है ना फाइब्रेट्स दे सकते हो। Now coming towards type 4 hyperlipoproteinemia. In type 4 hyperlipoproteinemia, VLDL accumulate but without any increased chylomicrons। अब इसमें क्या होगा टाइप 4 में? इससे याद रखिए कि VLDL में 4 लेटर्स हैं, तो इसमें सिर्फ VLDL जो है ना वो एक्यूमुलेट होगा, और टाइप 4 में काइलोमाइक्रोन का कोई रोल नहीं है। Patients with type 4 hyperlipoproteinemia are heterogeneous, the common abnormality being an increase, इसमें VLDL ज्यादा होगा, liver VLDL को ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, often accompanied by a partial defect in their catabolism। इसमें क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट होगा, सो लिवर विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द लिवर विल गिव यू एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ VLDL। As with other forms of hypertriglyceridemia, LDLs tend to be smaller। अब क्या होता है, LDL जो होता है वो स्मॉल होता है, इसी वजह से डेंस ये होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और इसमें लिपिड का कंटेंट यानी कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। अ पैटर्न ऑफ एब्नॉर्मेलिटीज एसोसिएटेड विद इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। तो इसमें फिर क्या होगा, इसमें जो है ना LDL VLDL एक्सेस में होगा, ये बस आपने सिर्फ इसमें याद रखना है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम दोज विद रेयर टाइप 4 पेशेंट्स विद मार्क्ड हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया, द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइप 1 एंड 5 हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ये 1 और 2 किस लिए 1 किस लिए प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें काइलोमाइक्रोनीमिया नहीं होगा। फिर आ जाते हैं इसमें कि द डिग्री ऑफ हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया इज यूजुअली मच लेस मार्क्ड देन इन टाइप 1 और टाइप 5 हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया। अब इसमें हमने पढ़ा कि VLDL ज्यादा होगा, तो इसमें हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया इतना ज्यादा नहीं होगा जितना टाइप 1 और टाइप 5 में होगा। इसमें तो इन दोनों में तो काइलोमाइक्रोन ज्यादा था, तो हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया भी 1 और 5 में सिर्फ ज्यादा होगा, जबकि 4 में ज्यादा नहीं होगा। विथ मेनी पेशेंट्स हैविंग फास्टिंग ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ लेस देन 6 मिलीमोल, तो इनमें जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम होगा, एंड मोस्ट लेस देन 10 mm। अक्सर के ट्राइग्लिसराइड के लेवल जो है ना वो 6 से कम होंगे। मैनेजमेंट में क्या हुआ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलोंग द लाइंस ऑफ दैट एडवोकेटेड फॉर सिवियर हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया। वैसे हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया इसमें ज्यादा इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने उस थेरेपी को वो करना है, एड्रेस करना है, इज अप्रोप्रिएट फॉर टाइप 4 हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया। हाउएवर डाइटरी फैट रिस्ट्रिक्शन डज नॉट हैव टू बी सो मार्क्ड।
क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल इतना ज्यादा नहीं है, तो अपनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन इस पेशेंट को इतनी ज्यादा नहीं करवानी है, एंड कैन बी मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू सैचुरेटेड फैट्स, एंड आपने सिर्फ ये बोलना है कि सैचुरेटेड फैट्स ना लें. The need for drug therapy will largely be guided by estimations of the 10-year CVD risk. Many type 4 patients will require such treatments, and the first line will often be statins. Type 4 में भी आपने statins ही देना है, क्योंकि हमारे पास एक्सेस में क्या है, VLDL है. Because of their proven efficacy in reducing that risk, इनमें जो है ना CVD का रिस्क होगा. VLDL ज्यादा है, तो again it is going to be converted into LDL. That is why statins will work over here. अच्छा, ये तो खत्म हो गया है. और नाउ कमिंग बैक टू द मैनेजमेंट ऑफ फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, जो कि मैंने फर्स्ट में छोड़ दिया था, वो इसलिए कि उसमें ये इम्पोर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट आर द न्यूअर ड्रग्स. तो उसमें ये मैनेजमेंट में आएगा. ये मैनेजमेंट हम ये फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के एंड में था. तो इसमें ये है कि स्टैटिन्स क्या करेंगे, एलडीएल के लेवल को इधर रिड्यूस करेंगे. ठीक है. टू अचीव द डिजायर्ड रिडक्शन इन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसमें नाइस गाइडलाइंस क्या कहते हैं कि अगर 50% रिडक्शन इन एलडीएल हो जाए तो आपने स्टैटिन्स को कंटिन्यू रखना है. सो हायर डोजेस ऑफ मोर पोटेंट स्टैटिन्स में विल हैव टू बी यूज्ड. So our aim is to reduce statin. Our aim is to reduce LDL by 50%. Referral to specialist lipid clinic is advised to allow counseling of young patients. ठीक है. जो यंग पेशेंट्स होंगे उनको आपने रेफर करना है लिपिड क्लिनिक की तरफ. स्पेशली यंग वुमेन वेयर द स्पेसिफिक इशू ऑफ द पोटेंशियल. यंग वुमेन में फिर आप स्टैटिन्स नहीं दे सकते बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल फॉर टेरेटोजेनिसिटी ऑफ द स्टैटिन्स, एंड फैमिली प्लानिंग नीड्स टू बी फुली एक्सप्लोर्ड. इसमें फिर अपने फैमिली प्लानिंग पहले करवानी, फिर अपने कोई स्टैटिन्स शुरू करवाने. Such clinics will have experience of other therapies that can prove helpful, including the bile acid sequestrants and LDL apheresis. इनमें फिर आपने क्या करना है, अगर इस तरह की पेशेंट हो जो कि फर्ज करें अगर कोई पेशेंट हो फीमेल भी हो और उसके स्टैटिन्स के एलडीएल के लेवल्स भी बहुत ज्यादा रेज्ड हो, उसमें फिर आपने बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स देने हैं या एलडीएल एफेरेसिस करना है. एलडीएल एफेरेसिस इज जस्ट लाइक हीमोडायलिसिस जो आप करवाते हैं. उसमें फिर आपका ये है कि ब्लड रन करता है और ब्लड से जो है ना एलडीएल और वीएलडीएल वाले जो बैड प्रोटीन्स लिपिड्स होते हैं उसको फिल्टर आउट करते हैं. एंड ड्रग विच इज रिलेटिवली न्यू, वो इस ड्रग के बारे में पूछते हैं. एजिथिमैब इसको कहते हैं. एजिथिमैब कहाँ पे एक्ट करता है, दैट वर्क्स टू रिड्यूस इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन. ये इस ट्रांसपोर्टर पे एक्ट करेगा जो कि हमारे पास है नीमेनपिक C1 लाइक प्रोटीन 1. इस लेवल पे एजिथिमैब जो है वो एक्ट करेगा और कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा. It is well tolerated and can augment the LDL reduction achieved by statins by a further 20%. ये जो आप LDL reduce करवा रहे statin से, वो उसको reduce करेगा by further 20%, यानी इंटेस्टाइन से फैट एब्जॉर्प्शन नहीं करवाएगा कोलेस्ट्रॉल की. बट इट्स एविडेंस यानी कि जो इज़ेटिमाइब है उसका एविडेंस इन reducing the CVD risk is sparse. Tendon xanthomas and xanthelasmas may respond to the reduction in LDL cholesterol. जाहिर सी बात है LDL कोलेस्ट्रॉल की वजह से टेंडन xanthomas और xanthelasmas बनेंगे. सिर्फ टेंडन xanthomas बनेंगे, xanthelasmas नहीं. वो LDL कोलेस्ट्रॉल की थेरेपी की वजह से रिड्यूस होंगे. कॉर्नियल आर्कस डज नॉट. कॉर्नियल आर्कस का याद रखें कि ये स्टैटिन की थेरेपी को रिस्पॉन्स नहीं देंगे. So you should not take the corneal arcus as a clinical. आप क्लिनिकली इसको देख के असेस नहीं करेंगे कि इस पेशेंट को जो है ना वो लिपिड्स इंप्रूव हो गए हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं देते हैं. फेमिलियल होमोजाइगोट्स मस्ट बी रेफर टू स्पेशल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट. ये जो फेमिलियल होमोजाइगोट्स है ना, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए लिपिड क्लिनिक में. देयर कोलेस्ट्रॉल डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू स्टैटिन्स और अदर ड्रग थेरेपीज. तो सिर्फ मेरली अगर आप इसको स्टैटिन्स देंगे इनका कोलेस्ट्रॉल इंप्रूव नहीं होगा. दैट वर्क बाय अप रेगुलेटिंग एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेशन. अब आपसे पूछ भी सकते हैं वाइवा में कि हाउ स्टैटिन्स वर्क. दे वर्क बाय अप रेगुलेटिंग एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेशन. एलडीएल का रिसेप्टर ठीक होगा, अप रेगुलेट होगा, तो वो जाके जो है ना फिर उसको लेगा जो एलडीएल है या वीएलडीएल है. एलडीएल नॉट वीएलडीएल. These patients often require LDL apheresis. तो FH होमोजाइगोट्स की आपने क्या करवानी है, LDL apheresis करवानी है, and occasionally liver transplantation.
और आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने पेशेंट को यहीं पे नहीं छोड़ना है। यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर कोरोनरी रीवैस्कुलराइजेशन एंड एओर्टिक वाल्व सर्जरी। एओर्टिक वाल्व सर्जरी क्योंकि हमने पढ़ा कि एफएच में जो है सुप्रा एओर्टिक स्टेनोसिस होती है। प्रॉमिसिंग न्यू एजेंट्स कौन कौन से हैं ये एफएच होमोजाइगोट्स को ट्रीट करने के लिए? ये न्यूअर एजेंट्स भी पूछे गए हैं वाइवा में। माइपोमर्सिन एंड एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड अगेंस्ट एपोपी 100। तो ये जो है दिस इज एन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड व्हिच वर्क्स अगेंस्ट एपोपी 100 मैसेंजर mRNA and lopetamide, an inhibitor of microsomal triacyl transferase protein, both of which suppresses the production of VLDL। ये दोनों क्या करेंगे? VLDL की प्रोडक्शन को कम करेंगे। अब आ जाते हैं निमोनिक्स की तरफ। ये ड्रग्स हैं, यहाँ पे आप देखिए कि इंटेस्टाइन के लेवल पे एजिटिमाइब काम कर रहा है, लोमिटेपाइड है और प्लांट स्टिरोल्स हैं। और जो वो है जो फाइब्रेट्स है वो क्या करते हैं? इनहिबिटर्स ऑफ बाइल एसिड रीअपटेक है, उसमें कोलेस्टायरामीन है। एंड द ड्रग्स व्हिच इनहिबिट्स एंडोजेनस प्रोडक्शन statins जिस एंजाइम पे एक्ट करते हैं वो ये है HMG CoA रिडक्टेज, एंड एज अ रिजल्ट वो क्या करेगा? वो रिसेप्टर की अपरेगुलेशन करवाएगा। ये एक और निमोनिक है, इसमें आप देख सकते हैं कि टाइप 1 में क्या होगा। टाइप 1 को आप पहले से याद रखें, पहला LPL में आपके पास जो है ना पी आएगा। तो इस एंजाइम का डिफेक्ट की वजह से या एपोसिन 2 की वजह से जो है ना इसके डिफेक्ट की वजह से आपको जो है ना टाइप 1 वाला मिलेगा। और ये इसकी इनहेरिटेंस क्या है? AR है। डेफिशिएंसी ऑफ एपोसी की वजह से और LPL एंजाइम की कमी की वजह जो है ना टाइप 1 था हमारे पास। टाइप 2 में क्या है? दूसरा है। दूसरे में जो है ना वो क्या आएगा आपके पास? ऑटोसोमल डोमिनेंट ये आएगा। और यहाँ पे एपोबी 100 की म्यूटेशन होगी एंड एपोबी वाज रिक्वायर्ड फॉर द अपटेक ऑफ LDL। ठीक है। फिर है हमारे पास 3 इज द मिरर इमेज ऑफ ई में वही एक्सोफाइटिक ट्यूबरस होगा और इसकी जो म्यूटेशन है वो AR है। और VLDL में जो है ना चौथे में आपके पास VLDL की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सो दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस एंड यहाँ पे VLDL ज्यादा होगा एक्सेस में। ये वही काइलोमाइक्रोन का पिक्चर था। ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होंगे काइलोमाइक्रोन में, एंड ये भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप दोबारा देखिए, पूरे इसकी समरी है। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइटरी फैट एब्सॉर्ब हुआ, काइलोमाइक्रोन। अब काइलोमाइक्रोन में आप देखिए ट्राइग्लिसराइड्स हैं और कोलेस्ट्रॉल हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होगा लेकिन ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा। और इसके साथ क्या अटैच हुआ है? एपोसी। एपोसी इसका कैरियर है, वो LPL आके इसके ऊपर एक्ट करेगा। LPL ने काइलोमाइक्रोन को जो है ना उसको तोड़ के जो है ना फ्री फैटी एसिड्स को लिबरेट किया, वो जाके मसल और एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो गए। जो इसका रेमिनेंट है उसमें अभी भी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है लेकिन कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रोन से ज्यादा है। ये अभी क्या करेगा? एपोसी जो है वो जो है इसको लेके जाएगा लिवर के पास। लिवर जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैंने कहा कि VLDL इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। और VLDL की एसोसिएशन किसके साथ है? इसकी म्यूटेशन की वजह से भी जो है ना VLDL जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना VLDL जो है ना वो एक्सेस में आएगा। VLDL वापस सर्कुलेशन में जाएगा, इट विल बी एक्टेड अपॉन बाय LPL, वो उसको कन्वर्ट करेगा आइडियल में। आइडियल मतलब इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर फर्दर LPL इस पे काम करेगा तो LDL बनेगा। अब LDL क्यों बैड है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है और ट्राइग्लिसराइड सबसे कम है, तो जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो वो बैड फैट है। और यहाँ पे फर्दर मूव जो है LDL क्या करेगी? लिवर इसको एब्सॉर्ब करेगा। लिवर जब इसको एब्सॉर्ब करेगा फिर ये इसको बाइल में सेक्रीट करके वी विल गेट रिड ऑफ दिस। सो दिस इज द एंटायर पैथोजेनेसिस ओवर हियर। यही सब कुछ है। विद दिस आई एंड माय टॉपिक। थैंक यू।